जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी, आ गई सबको समझ? अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट देख लें भाई, ये एडजस्टमेंट देख लें एक बार, पोस्टिंग देख लें, क्योंकि सवाल हो गया तकरीबन ख़त्म। 5 मिनट में सवाल ख़त्म हो जाने, एक सादी सी एडजस्टमेंट है, समझाने लगा हूँ, बाकी सवाल ख़त्म है। जी चलें आगे। अच्छा जी मेरी बात सुने, अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को यहाँ पर एक बिल्डिंग किराए पे दी और उसका किराया पेरेंट ने 31 दिसंबर 16 को पूरे साल का किराया रिसीव कर लिया, कोई मसला? एक की किताबों में नज़र आ रहा होगा रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरे की किताबों में नज़र आ रहा होगा कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, कोई मसला? अच्छा अगली बात, बिल्डिंग किराए पर दी पेरेंट ने यहाँ पर कहीं, और किराया लेना है उसने अगले साल जाकर, तो यहाँ खड़े होकर लेट से 9 महीने का किराया पेरेंट ने बुक किया होगा रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट रेंटल इनकम क्रेडिट, कैश कहाँ से आ गया? कैश ही तो आना नहीं। तो दूसरे ने क्या अपनी किताबों में रिकॉर्ड की होगी एंट्री एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब हमें मसला पहले वाले केस से है दूसरे वाले केस से? पहले वाले केस में कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं है, दूसरे वाले केस के अंदर जो रिसीवेबल पेएबल होगा उसको कैंसिल करना है। रेंट इनकम रेंट एक्सपेंस को हम बैलेंस शीट के सवालों में नहीं छेड़ते, मैंने कहा था पीएनएल के सवालों में जाके इंशाल्लाह हम उसकी बात करेंगे, ठीक है ना? ये बात समझ आई है? अच्छा, अब कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट बिल्डिंग नहीं किराए पे देता, बल्कि पेरेंट अपनी सर्विसेज मशवरे देता है ना, जो अपनी सर्विसेज मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो सब्सिडरी को किराए पे दे देता है, ठीक है? अब अगर वो सर्विसेज किराए पे दे रहा है तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे बिल्डिंग किराए पे दिया होता ट्रीटमेंट वैसे ही चलेगा, ठीक है? अगर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ऊपर का लिखा हुआ क्वार्टरली इक्वल, हाँ 6 महीने की सर्विसेज दें अगर, तो 6 महीने की सर्विस देने के बाद 6 महीने की सर्विस के पैसे अगर छठे महीने के आखिरी दिन ले लें और फिर अगले 6 महीने की सर्विस के पैसे अगले 6 महीने के आखिरी दिन ले लें, तो कोई मसला हमें होना चाहिए नहीं। यहाँ पे एंट्री करेगा एक बंदा एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरा करेगा कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो हमें कोई मसला आपस की इनकम से इनकम एक्सपेंस को हम जो है पीएनएल में जाके देखेंगे, हम बैलेंस शीट के सवाल में सिर्फ आपस के रिसीवेबल पेबल से कंसर्न होते हैं, तो हमें यहाँ इस सवाल में कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया मामला कि हमने यहाँ पर सर्विसेज देनी शुरू की थी, 6 महीने बाद पैसे आने थे, तो इन 6 महीनों के पैसे तो हमारे साल में आ गए, लेकिन अगले 6 महीनों के पैसे जो हैं वो आगे जाकर मिलने थे, तो इस साल के एंड पे खड़े होकर जितनी इनकम या एक्सपेंस एक्रूअल की बेस पर दोनों ने बुक किया होगा वो आपस का रिसीवेबल पेबल है, बिल्कुल इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल की तरह से, वो हमने क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है। वो क्या कर देना है? अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट बिल्कुल इंटरेस्ट पेबल जैसी है, मिलती जुलती इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल जैसी है, बस नाम बदल गया है खर्चे का। रेंट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मैनेजमेंट फी है। मैनेजमेंट फी मतलब पेरेंट ने सब्सिडरी को मशवरे दिए, उनको मैनेजमेंट के जो मशवरे दिए उसकी फ़ी चार्ज की, तो पेरेंट के लिए ये इनकम है, सब्सिडरी के लिए ये एक्सपेंस है। पढ़ो, ऑन 1 अप्रैल, अच्छा ऐसा हुआ है, साल के 3 महीने गुजरने के बाद की बात थी, ठीक है? ऑन 1 अप्रैल यहाँ पर 2016 a contract for management services was also signed under which P would provide various services to S at an annual fees of 36 million।
अब इस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, समझ आ रही है। अगली बात, द पेमेंट वुड बी मेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन एरियर, अप्रैल और अक्टूबर, मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के पैसे जो हैं ये 1 अक्टूबर को पे होंगे, और फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च के पैसे जाकर अगले साल 1 अप्रैल को पे होंगे। अब ये कहानी समझ आ गई आपको मेरे ख्याल में, अब आप मार नहीं खाते इसमें, ठीक है, मिलती जुलती एडजस्टमेंट है। बहरहाल ये मैं बात कर रहा हूं इस वक्त सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पेरेंट अपनी किताबों में 1 अक्टूबर पे, ये इस दिन 1 अक्टूबर है ये, ओके, 1 अक्टूबर 16 पे पेरेंट अपनी किताबों में 1 अक्टूबर 16 पे क्या एंट्री पास करेगा, पेरेंट अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करेगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ जी, पेरेंट अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करेगा, कैश डेबिट रिसीवेबल, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, ये मैनेजमेंट फी इनकम है, बस सिर्फ इनकम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इनकम, एडा लंबा ना कौन लिखे। अब कितने जी, कितने 36 तो साल के हैं, 6 महीने के बनते हैं, 18, तो पहले 6 महीने के 1 अक्टूबर को पे हो गए 18। अब पेरेंट ने ये एंट्री पास की तो सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रही है, बार बार बोल रहा हूँ, सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एंट्री पास की होगी, मैनेजमेंट फी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पे हमारा ईयर एंड आ गया, ईयर एंड पर क्या एंट्री पास की होगी, दोनों ने अपनी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बोलो। पेरेंट ने कहा होगा जी मेरी तो रिसीवेबल हो गई है इनकम डेबिट, ये रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। अब ये जो 18 था, 18 ये तो 6 महीने का था, 3 महीने कमा लिए हैं, बाकी 3 अभी कमाने बाकी हैं, तो 9 रुपए का रिसीवेबल पेएबल, रिसीवेबल रिकॉर्ड किया इसने, और एस ने एंट्री पास की होगी अपनी किताबों में एक्सपेंस डेबिट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात, आसान बात थी, वैसे इंटरेस्ट भी इस तरह से हमने देख ही लिया था पहले। जी जी बेटा, हम इंटरेस्ट में क्यों नहीं करते और सेल में क्यों नहीं करते, मैंने उस दिन भी ये बात पूछी थी, ये अभी नहीं बता सकता। बेटा बस इनकम स्टेटमेंट के सवाल में ना बहुत भी अगर टेंशन है ना फिलहाल, तो सिर्फ इतना ज़हन में रख लो कि मैंने ये कहा हुआ है आपको कि यार देखो इनकम एक्सपेंस एक दूसरे का जो है ना इफेक्ट कैंसिल कर जाते हैं। बाकी बैलेंस शीट के अंदर देखो ना, एक ने अगर इनकम रिकॉर्ड किया मेरे चाह, तो दूसरे ने एक्सपेंस भी तो किया है, तो हमने तो कंसोलिडेट कर देना है ना। बेटा एनसीआई पे भी इम्पैक्ट जाएगा, तो पीएनएल देखेंगे तो पता लगेगा ना कि पीएनएल के अंदर एनसीआई के साथ करते क्या है, ठीक है ना। इसलिए फिलहाल छोड़ दो इस बात को, बैलेंस शीट के सवालों में हम इनकम को नहीं देखेंगे, ये इनकम हम देखा करेंगे पीएनएल के सवालों में। ये बात आपको सेल परचेज में भी पूछनी चाहिए थी, आगे ना चलने देते। ये बात आपको इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस में पूछनी चाहिए थी, आगे चलने ना देते। ये बात आपको मैनेजमेंट फी में भी पूछनी चाहिए थी, आगे चलने ना देते। तीनों जगह पे आपने पूछा, आगे चलने नहीं दे रहे थे, और मैंने कहा जान दो, साड़ी वारी आन दो, पीएनएल को आन दो, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। ये तीनों एक जैसे ही हैं, बल्कि इनमें सेल परचेज तो फिर थोड़ा साइड पे कर दो, ये तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और मैनेजमेंट फी इनकम, मैनेजमेंट फी एक्सपेंस, ठीक है। वो तो बहुत ही रोला है, उसको तो छोड़ दो साइड पे, फिलहाल सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं। ये दो, तीसरा सेल इससे मिलता जुलता, बहरहाल ये दो बिल्कुल 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 दो भाई हैं, मैनेजमेंट फी इनकम, मैनेजमेंट फी एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसको पीएनएल के सवालों के अंदर जाके हम देखेंगे, और वहां पे भी मेरा बेटा फिर 9 नहीं होगा, वहां फिर 9 जमा 18 27 की लड़ाई होगी, क्योंकि पूरे साल में एक ने इनकम 27 रिकॉर्ड की होगी, दूसरे ने एक्सपेंस 27 रिकॉर्ड किया होगा। लेकिन अभी छोड़ दो ना इस बात को, ये बात बहुत आगे ले, ईदों बाद करना है काम, ठीक है। पीएनएल बनाना सीखेंगे, फिर ये सारी एडजस्टमेंट जो आप 1 बाय 1 करते आए हैं ना बैलेंस शीट के सवालों में, ये सारी एडजस्टमेंट एक भी नहीं बचेगी, ये सारी पीएनएल के सवालों में आएंगी। हमने बेसिकली सवाल के करने, ईद के बाद पीएनएल मैंने एक दिन में सिखाना है, उसके बाद अगले दिन से पीएनएल बैलेंस शीट इकट्ठी हर सवाल में, फिर हम हर रोज जो सवाल करेंगे उसमें बैलेंस शीट और पीएनएल इकट्ठा बनाया करेंगे। फिर बड़े सवाल होंगे, वो टाइम होगा जिसमें 2 घंटे भी कम पढ़ रहे होते हैं, फिर वो वाला काम चल रहा होगा, क्लासेस जब ऐसी वो उस नहज पे पहुंच, तो ईदों बाद फिर खा पी के सेहतमंद होके आओगे आप, तो फिर कंसोलिडेशन भी खा पी के सेहतमंद होके आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो भाई ये सारी बातें इंशाल्लाह करेंगे, फिलहाल मुझे सिर्फ इससे एतराज़ है, बैलेंस शीट के सवाल में सिर्फ किसको देखना है, आपस का रिसीवेबल पेएबल। अगर वो मैंने जैसे पहले बात की, अगर ये साल के एंड पे पे हो गया होता तो हमें कोई लड़ाई नहीं थी हमारी, ठीक है ना। इनकम एक्सपेंस कहाँ देखेंगे,
P&L के सवालों में कहाँ देखेंगे, और वो भी सिर्फ मुंह सही करने के लिए देखते हैं। बहरहाल छोड़ें इस बात को, आरी शारी का भी असर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा। अभी तो बहुत कुछ, अभी तो इब्तिदाई इश्क, मैं इसको अभी भी इब्तिदाई इश्क ही समझता हूँ, ठीक है, अभी इंतहाई नहीं है जी। बेटा करे, हमारा एग्रीमेंट हुआ है ना, बस वही होगा, एक ने इनकम दूसरे ने एक्सपेंस, फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा रेंट चार्ज कर, एड्डी बारीकी से जा रहे हो, और एग्रीमेंट हो गया ना, बस वही हमारा एग्रीमेंट है, ठीक है, उसी के तहत ही एंट्री होगी, ठीक है, और फेयर मार्केट ही होती है, टेंशन ना लो, आगे बढ़ो। अच्छा जी, ये ₹9 का रिसीवेबल बुक हो चुका है और पेएबल बुक हो चुका है, इसको क्या करना है? अच्छा, अब ये वर्किंग भी तो कहीं दिखानी है, तो ये तो वर्किंग नहीं था जी, ये तो वर्किंग थी, नीचे वाला डेप्रिसिएशन का मैंने लिखा हुआ है ना, यस जगह मिल गई, जोर का लग गया भाई जी। वर्किंग नंबर 9, इधर देखो भाई, वर्किंग 9, नहीं इतना नहीं, जोर खून नहीं आ रहा जी। वर्किंग 9 कितनी मैनेजमेंट फी है, डिवाइडेड बाय 12 कर लो, इंटू 3 कर लो, या क्या आता है इसका आंसर? 9 आता है ना, मुझे इस 9 से मसला, ये और 9 है, ये और 9 है। अच्छा, ये क्या है? मैनेजमेंट फी रिसीवेबल या पेएबल, ओके, ये मैं वो निकाल रहा हूं यहां। तो 36 पूरा है, पूरा साल का, साल तो पेएबल रिसीवेबल है ही नहीं ना, 36 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कर लो, कितना आता है? 9, या आपको नहीं जी हम तो 18 से चलेंगे, तो वो फिर 6 महीने का जैसे वहां पे किया हुआ है, इंटू 3 कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये 9 की एंट्री, वर्किंग तो शो करनी है ना कहीं एग्जामिनर को, ये वर्किंग छोटी सी डाला करो, फिर यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस डाल दिया करो, ओके, जैसे ये फिगर लिखी, यहाँ पे वर्किंग नंबर फलां ऐसे डाल दिया करो जी। तो आप बताओ जी, ये ₹9 की एंट्री क्या होगी? रिसीवेबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट। अब ये 9 एक जैसे आ रहे हैं, परेशान ना होइएगा, ये अलग अलग चीजें हैं, ओके। इधर से भाई जरा पिक्चर दिलवा दे बच्चों को, ये इस तरह से लिख दिया करें ना बेटा, ये वर्किंग नंबर 9 ऐसे, ओके। अच्छा जी, खत्म, सवाल खत्म। ये डिब्बा लगाओ, वैसे तो फेयर वैल्यू एनसीआई की हमने निकाल दी है, प्रोपोर्शनेट बेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिब्बा हम बनाया करते हैं ताकि हमारा वो कॉन्सेप्ट पक्का होता रहे। अब ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है ना, याद है जी, 579 आ गया। वर्किंग 1.1 इन्वेस्टमेंट, पता है आपको ये इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग 1.1 डन जी, सही है। तो ये ज़रा और जगह मिल गई हमें थोड़ी सी जी। गुडविल है या नेगेटिव गुडविल है? गुडविल है, चले जी, कितनी गुडविल है? गुडविल 36, नेक्स्ट जी। देखें जी, अब ये समझ आई ना बात की, यहाँ से फिगर वहाँ गई और फिर गुडविल सही होगी। अब ये सीआरई 130 है, 60%, 78 और 130 का 40%, 52 पता नहीं एंड पे कुछ और ही ना लिखे टुर जान, 52 ठीक है जी। 78 एसआरई और 52 एनसीआई को आ गया एसआर, डन। क्लोजिंग 3178, क्लोजिंग 292, 3178 और 292, टोटल कराओ, 4232, टोटल 2870 1010 775, चलो कोई मैं भी कर लूँ, 1570
7091। शुक्र है टाइम है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी। जी, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है तो 1 मिनट बाद ये मिटवा दें एजाज। मीटिंग कर रहे हैं, चलें आप शुरू रखें ना 1 मिनट में, नहीं तो 1.5 मिनट ले लेना, करो जल्दी जल्दी। अगला सवाल 16 होमवर्क में चला गया तो 17 ओपन कर लें। फिर सवाली है, सवाली। जो ये जो अभी काम शुरू किया है ना, इसकी प्रैक्टिस चल रही है। भाई थोड़ा सा कैश पकड़ो यार, थोड़े से शेयर्स ले लो। अभी हम कहेंगे थोड़ा सा कैश ले लो, थोड़े से शेयर्स ले लो, थोड़ा सा कैश 2-3 साल बाद ले लेना भाई, अल्लाह का नाम है, बस हमें सब्सिडी दे दो। तो ये काम कर रहे हैं हम। तो पढ़ो 17। 1 मिनट बाद भाई मिटाना भी है, उधर ही रखो, उधर ही रखो, बल्कि ले आओ इधर, आज तो हाइब्रिड है भी नहीं। एक मिनट ज़रा परे कोने पे खड़े हो ना, ज़रा बच्चों से पूछने तो दें। मिटा दें जी, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं फ़ोटो ले लें, फ़ोटो। आज मेरे हाथ में गिलास है, आएगा नहीं, खाली करके, पानी थोड़ी ज़ाया करना है। खून बहाएंगे इंशाल्लाह कुर्बानी वाले दिन सब मुसलमान। ओके, अल्लाह की रज़ा के लिए बस बहाना जी, मिटा दें बस। बड़ी तुहानू सुस्तियाँ चढ़ियाँ ने, घर जाने की भाई। हाँ भाई, कल वाला अपलोड कर दो। फिर कौन कौन आएगा? कल वाला अपलोड हो रहा है, फिर भी कौन कौन आएगा? अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रहे। आप लोग ही तो दिल जीत लेते हैं, आप लोग ही तो हैं वो जो आखिरी दम तक मेहनत करवाते हैं मुझसे। दुमदार सितारे हैं। ईदी इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊंगा होमवर्क में। हाँ तो ईदी, आप लोगों की ईदी क्या है? क्वेश्चन होमवर्क के अंदर इंशाल्लाह मैं आज जाके बैठूंगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअली इसको देखो ना ओवर कर लिया है। मैं आपको बताऊं, ये 16वां होमवर्क में है, 16वां, वही 16वां होमवर्क में है बेटा, 16वां होमवर्क में है। ये तीसरा सवाल हो गया होमवर्क में, ठीक है। ये 16वां आज करना है, और अगर दिल करे तो फिर 13वां 14वां भी कर लेना, ठीक है। 16वां ये देखो 17 मैंने अभी करवाना है, फिर कल सवेरे आते आते 18, 19, 20, 21, 22, ये सब छोटे छोटे सवाल जो हैं, 22 नहीं, 22 अभी नहीं, 21 तक मैं बता दूं, नहीं 17 करेंगे, सिर्फ 18 नहीं करना। अब ये सवाल सारे के सारे इसी परचेज कंसीडरेशन, क्या लफ्ज़ बोला मैंने? परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या है? जो हम हबीबी से ख़रीदने गए हैं ना यूफोन, इसके अंदर जितने रोले थे, जैसे हमने 2 रोले अभी देख लिए, तो ये सारे ही रोले आगे हमने देखने हैं ये अगले 4 से 5 सवालों में। उसके बाद फिर इसमें कुछ नहीं बचना। ये 23वां सवाल देखो, इसमें क्या शुरू हो गया, ये देखो ज़रा, इनकम स्टेटमेंट। तो आप ईद के बाद जब आएंगे तो हम इनकम स्टेटमेंट कर रहे होंगे, लेकिन वो भी एक दिन करने के बाद फिर इन सब सवालों को इकट्ठा कर देंगे। जब इकट्ठा करेंगे तो ये जितनी एडजस्टमेंट हम 1 बाय 1 करके आए हैं, ये रिपीट टेलीकास्ट शुरू हो जाएगी। कुछ नया नहीं होने वाला। फिर एडजस्टमेंट्स यही हैं जो हमने आज पढ़ ली। आपस की सेल परचेज, आपस में फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना बेचना, रीवैल्यूएशन, गुडविल या नेगेटिव गुडविल, उसके बाद ये मैनेजमेंट फ़ी इनकम एक्सपेंस, इंटरेस्ट फ़ी इनकम एक्सपेंस, डिविडेंड, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट, यही एडजस्टमेंट्स हैं बस।
हैं यही एडजस्टमेंट्स, और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। अब यही सवाल इनकम स्टेटमेंट के साथ मिला के करेंगे हम। यही मैंने असल में जोर लगा रहा था, मैं जो कल आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया सिर्फ इसलिए पढ़ाया था कि ये काम खत्म हो जाए। अब पास से पहले कुछ सवाल आपको होमवर्क में दूंगा मैं इंशाल्लाह, ईदी आप लोगों की, तो वो आप कोशिश करके ईद के दिनों में बस जब खेल कूद के घूम फिर के थक जाओ ऐसे ही एक सवाल कर लो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलें जी, आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ें। P acquired 80% of S रुपीज 200 मिलियन। अच्छा तुम लोग कितने ढीठ हो ना, तुम हो गए या शहरियार हो गया, मतलब कितने ढीठ हो, कभी सोचा भी है तुम लोगों ने? मतलब P acquired 80% of S रुपीज 200 मिलियन, 10% फेस वैल्यू वाला शेयर कैपिटल ऑन यकम जनवरी 17 व्हेन एस ऑल्सो हैड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 50 मिलियन। ये सवाल ना ज़रा और तरह से लिखा हुआ है, इसको हम सवाल बनाते हैं अपने वाला, ठीक है, जो क्वेश्चन हमें गिवन होता था। क्वेश्चन इधर बना लें। क्वेश्चन हमें गिवन होता था पेरेंट, सब्सिडरी और ऐसे चल के हो गया एसेट्स एसेट सारा कुछ आ रहा होता था। शेयर कैपिटल रुपीज 10 ईच, कितना जी? 500 बोलो, 200 है, 200 ये जनाब आ रहा है रुपीज इन मिलियंस। ये ऐसे डाटा गिवन होता था ना जी, ये सब्सिडरी, ओके सही है। उसके बाद ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स की बात की गई है कि यकम, ये किस दिन की बैलेंस शीट है, ये मार्कर सही है, ये किस दिन की बैलेंस शीट है, वो कहता है पी एक्वायर्ड, ये नहीं पता, ये नहीं पता, नीचे जाके बोलेगा 31 दिसंबर 17। बहरहाल 31 दिसंबर 17 की ये बैलेंस शीट है, रुपीज इन मिलियन है, और ये बोल रहा है व्हेन एस आर ई वर 50 मिलियन। ये 50 मिलियन कौन सी आ रही होती थी? जो यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ पर नजर आती है, जो यहाँ पर ये वाली है नहीं, ये तो होती थी अदर इंफॉर्मेशन के अंदर वाली, याद है? अदर इंफॉर्मेशन में लिखा होता था ये बैलेंस शीट है, ठीक है, क्वेश्चन बना लिया ना हमने। ये बैलेंस शीट जो है ये है 31 दिसंबर 17 की, और हमने सब्सिडरी को जाकर खरीदा है यकम जनवरी 17। तो अदर इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा होता था कि प्री, या यूं लिखा होता था, यूं ही लिख दो, ठीक है, पेरेंट एक्वायर्ड, पी एक्वायर्ड, ये यूं, पी एक्वायर्ड कितने परसेंट, ये सवाल में बना रहा हूं जैसे हम आज तक देखते आए थे जी। पी एक्वायर्ड 80% ऑफ एस व्हेन एस ऑन यकम जनवरी 17 व्हेन एस आर ई वर रुपीज कितने बोला हुआ सर? 50 मिलियन। समझ आ रही है? सवाल बन रहा है, अभी सवाल बन रहा है, ताकि सवाल बिल्कुल वैसा ही हो जाए, ठीक है। अच्छा अब आगे वो कहता है, सवाल पढ़ते जाते हैं ताकि फिर सवाल का डाटा हमारे लिए जरा इजी हो जाए। आगे वो कहता है पेरेंट पेड, ये वे वो पता नहीं क्या, आगे देखो, ये मैंने पढ़ाना है, यही तो काम है। द फेयर वैल्यू ऑफ पी लिमिटेड शेयर, ये भी बात एट 31 दिसंबर 17, यहां से पढ़ो जरा, ये सवाल बन रहा है अभी। एट 31 दिसंबर 17 पी हैड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 250 एंड एस हैड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 230। ये आ रही है क्लोजिंग वाली, ये पी हैड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 250 और एस हैड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 230। सवाल बनता जा रहा है। नेक्स्ट आगे कहता है पी हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कोई इंटरेस्ट रेट गिवन है कहीं जरूरत पड़े तो। पी मैयर्स एनसीआई एट, अच्छा अब ये देखो, ये सारा सवाल अब बन गया, ठीक है ना। इसमें अब डाटा क्या है, जो सवाल के अलावा डाटा है, ये सारा, ये परचेज कंसिडरेशन वाली कहानी जो सिखा रहा हूँ कल से आपको नई, जो आपको हर सवाल में मिला करेगी, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के सवालों में, ठीक है। उसके साथ ही आपको ये डाटा भी यूज़ करना पड़ेगा शेयर्स वगैरह का। उसके बाद क्लोजिंग में बैलेंस शीट बना के लेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये कहीं रेट यूज़ करना पड़ सकता है। उसके बाद पी एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रखता है और फेयर वैल्यू एनसीआई की उसने बता दी है 60। ये सारा सवाल का अब डाटा है, ठीक है, सही है, ये सारा सवाल का डाटा है। बाकी मतलब ये जो हमने अब अप्लाई करना है, उसके अलावा वाली सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सवाल, बेसिकली आपका सवाल थी, ये फिरोजी आपका सवाल है, ठीक है। 50 भी सवाल में मैंने लिख दिया, ये क्लोजिंग भी मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो अब ये ज़रा सिंपल हो गया। रिक्वायरमेंट को छोड़ो, रिक्वायरमेंट जो भी है, मैं कहता हूँ चलो शुरू करें काम।
मैं कहता हूँ जी आपने बैलेंस शीट बनानी है उसी तरह से, हालांकि बैलेंस शीट नहीं बनानी, लेकिन आप रिक्वायरमेंट को अभी ना पढ़ें। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो जो चीज़ जरूरत पड़ेगी वो लिखते चले जाएंगे। उसके बाद हम क्या किया करते हैं जी, वर्किंग नंबर 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग नंबर 2 आज दूर क्यों है बहुत, क्योंकि 1.1 अब बना करती है। आपने एक आदत अब डाल लेनी है 1.1 की। 1.1 में हम इन्वेस्टमेंट निकाला करते हैं या इन्वेस्टमेंट की गलतियां सही किया करते हैं, ठीक है। उसके बाद SRE होता है, उसके बाद CRE होता है, और फिर NCI। तो देखेंगे जो जरूरत पड़ा वो बनाते जाएंगे। एक मिनट, बल्कि ठीक था, फिर भी थोड़ी सी जगह इधर कर लेते हैं। मैं वो एंट्रीज करना चाहूँगा ना आज, CRE जैसे अभी पिछले सवाल में नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट की जो गलतियाँ सही करूँगा ना उसकी मैं एंट्रीज भी साथ साथ करता जाऊँगा, ठीक है। और NCI। चलो नेक्स्ट, जरा भाई अस्कर को बुला दें। नेक्स्ट, कभी ना ही बुलाया कर हैं। शुरू करें जी ये काम जी। पेरेंट क्या कहता है, P acquired 80% ऑफ S व्हेन RE वर 50। अब ये 50 को पकड़ो, बल्कि वो सवाल से देख लो, यूं कहा करते थे हम पहले जी, डाटा उठाओ जी, डाटा उठाओ जी। शेयर कैपिटल पेरेंट का गिवन है जी, गिवन नहीं है गिवन, तो शेयर कैपिटल पेरेंट का कितना है पता नहीं। ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि शेयर इशू किए और वो रिकॉर्ड नहीं किया पिछले सवाल की तरह से, पर पता नहीं कितना है, ठीक है। शेयर प्रीमियम भी सवाल में गिवन कोई नहीं है, पता नहीं, ठीक है, ये मुझे नहीं पता। रिटेन्ड अर्निंग्स ये कहां कहां जाती हैं जी, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग कितनी 250, सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग 230। को मसला, P acquired 80% of S when S retained earnings were 50, इसका क्या करते थे प्री, ये 50 है। शेयर कैपिटल पता नहीं पता है कितना, सॉरी 200, ये 200 है ये पता है जी। और RE कितनी 50, सही है, डेटा लिखते जा रहे। अच्छा, अब वो कहता है जब प्री RE 50 थी, हमने सब्सिडरी को खरीदा और पेरेंट पेड 50 मिलियन कैश, पेड 50 मिलियन। अच्छा, अब कहीं पे मुझे इन्वेस्टमेंट उसने दी नहीं हुई, तो अब ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री मैं करूंगा भाई साहब, करूंगा। सर तैयार है जाने के लिए, सर को कहना 10 मिनट तक जाए हैं, ठीक है। अच्छा जी भाई साहब, आज हमें इन्वेस्टमेंट की फिगर तैयार नहीं मिली कि मैं कहूँ सही है या गलत है। आज तो उसने कुछ किया ही नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट की फिगर ही नहीं है, तो अब वो एंट्री पेमेंट की नजर आएगी मेरे चांद, एंट्री पेमेंट की नजर आएगी। अब एंट्री पेमेंट की उसने नहीं ना बताया कि ये एंट्री हो गई है, तो हम खुद करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट को हम अब निकाल रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहले हमने कहा जी भाईजान ये कैश ले लें, तो फिर ले लीजिएगा लिखना पड़ेगा, ले लो, फिर ले लेना, अगला ले लेना भी आ रहा है, ठीक है जी। कैश ले लो, कितना 50 मिलियन। भाई ये कैश ले लो कि आपने एंट्री क्या करनी है, और ले लो वो वाले ले लो नहीं, ले लो बकरो, कुर्बानी है ना, आपको हर जगह ले ही नजर आते हैं जी। ले लो की एंट्री करो, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से जी 50 से, ठीक है जी। अब ये इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई है, अब यहां से टोटल करके उठा के यहां लिख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहां तक को मसला। नेक्स्ट, एंड हुई एग्रीड टू पे आ फर्दर 90 ऑन, क्या कह रहे हैं हम, 50 मिलियन ये पकड़ो, 90 मिलियन तुम्हें देंगे 18, 19, 20, 3 साल बाद। 90 मिलियन तुम्हें कब देंगे जी, 3 साल बाद। अब यहाँ पर IAS 38 में भी एक सवाल एक दिन एक्स्ट्रा क्लास में किया था, छोटा सा इस तरह कॉन्सेप्ट आया था, जब मैंने कहा था कि अगर आपने एसेट के पैसे 2-3 साल बाद देने हैं तो एसेट को रिकॉर्ड करते होते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। एसेट को इस पे रिकॉर्ड करते हैं
प्रेजेंट वैल्यू पे। उसूल यही है, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे आप अगर आज खड़े हैं 1 जनवरी 17 पर और आपने 1 जनवरी 20 पर हबीबी को कहा है कि 90 मिलियन देंगे, तो आपने इन्वेस्टमेंट को आज 90 मिलियन पे रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि आपने इसको डिस्काउंट करके लाना है 1 जनवरी 17 पे। जाके बैठें, डिस्काउंट करके लाना है 1 जनवरी 17 पे डिस्काउंट। लगता है घर जाने की खुशी में रात को सो नहीं पाए, है ना, घरों को जाने की खुशी में जी। 10% बेटा, इधर देखो 10% इसको डिस्काउंट करके लाएंगे 90 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 1 2 3 3 कितना, ये जनाब 67.6 पर आप इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट आपको अल्लाह करे बिल्कुल भी ना समझ आए, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि 67 पॉइंट, क्योंकि हमने IS 1037 में भी तो कुछ करना है जाके, जो सारा कुछ पहले समझ लिया तो वहां पे तो बोर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम इंशाल्लाह हमने बड़ी तसल्ली से वहां पे करना है। वहां पे हम प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग के ऊपर पूरा एक इफ्रिक है, 3 से 4 दिन लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। इफ्रिक 1 पढ़ेंगे, तो बहरहाल ये चीज़ें बहुत तफसील से वहाँ पे आएंगी। ये बहरहाल फिलहाल एक सवाल में पहले भी आया था IS 38, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था अगर आपने एसिड के पैसे बाद में देने हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि एसिड आज 90 रुपये पे रिकॉर्ड कर लो, एसिड आज 67 रुपये का है, ये तो लेट पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट करके 67.6 की अमाउंट पर हम एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट डेबिट। इसकी एंट्री क्या होगी, ये आपने क्या कहा है, भाईजान शेयर्स दे दो, हम आपको बदले में कुछ पैसे कभी दे देंगे, कुछ अरसे में दे देंगे। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट कितने से, 67.6 से, ठीक है। ये एंट्री, इसके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि ये कैश जो है वो फिर ले लेना, फिर कभी ले लेना, कभी मतलब 3 साल बाद, फिर कभी ले लेना मेरे दोस्त। कितना, 67.6। ये वर्किंग यहाँ पे पर्चे में सिर्फ शो करनी है, एंट्रीज तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 90 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 3 जी। को मसला बोलो जी, उधर भी जाता है, वो करते हैं, डबल एंट्री करते हैं, ठीक है। अभी ये डबल एंट्री जो आपको मैंने सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट दिखाया है यहाँ तक जी, यहाँ तक को मसला है तो बताओ। अब ये एंट्री क्या है, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, मतलब हम क्या कह रहे हैं, भाईजान आप हमें सब्सिडी के शेयर्स दे दो, ये 50 मिलियन कैश पकड़ो और इंशाल्लाह 3 साल बाद 90 मिलियन आपको और देंगे। तो ये पेएबल है ना, जैसे एसेट उधार पे खरीद लेते हो, आज एसेट लेकर पैसे 2 साल बाद दे रहे हो, को मसला है इसमें, बोलो। अब इसकी डबल एंट्री क्या बनी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल टू सऊदी किंग क्रेडिट, ठीक है। हमारी किताबों में, पीटीसीएल की किताबों में नजर आ रहा होगा ना पेएबल कितना। अब इधर देखो, बड़ी अहम बात, ये आखिरी बात, बड़ी अहम बात, जो मुश्किल है वो उसके बाद वाली जो है ना पहले की हुई है, शेयर्स वाली। अब इधर देखो, क्या ये 67.6 पे ही खड़ा रहे, नहीं बेटा, असल में अब ये 3 साल गुजरने पर पे होना है, तो हम कुछ ऐसा करें कि ये हर साल ग्रो होते जब पेमेंट का वक्त आए, तो ये तो नहीं है कि अब सऊदी किंग को हमने 90 नहीं देना, 67 देना है। तो ये जो हमने किया था, ये क्या किया था, डिस्काउंट, ये क्या किया था, डिस्काउंट करके इसको लपेट के, इसको वाइंड करके आपने इधर बुला लिया था। अब आप हर साल गुजरने के बाद इसकी अनवाइंडिंग करते जाएंगे, इंटरेस्ट बुक करेंगे। यही तो कहा जा रहा है आपको कि आपने एसिड 67 का नहीं खरीदा आज, एसिड 90 का नहीं खरीदा आज, एसिड तो 67 का ही था। ये तो 3 साल आपने लेट पेमेंट करनी है, तो उसके ऊपर आप ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। असल में 67 का एसिड, उसके पैसे देंगे और 3 साल का इंटरेस्ट, तो ये अनवाइंडिंग है। बहरहाल ये बात अल्लाह करे ना ही समझ आए, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, इसकी अकाउंटिंग जो है वो बस सीख लें गुजारे की, जिसमें ये टॉपिक गुजर जाए। IS 37 के अंदर तो करना ही है जाके, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके इसी पेएबल को ग्रो करवा देंगे। ये पेएबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब ये कितने से करना है जी हमने क्रेडिट, ये देखें जी, ये 67.6 पेएबल है, इसको पूरा साल
आपने कहना है जी हमने पेएबल मतलब हम पे लायबिलिटी है, इसके ऊपर इंटरेस्ट बुक करना है, तो ये इंटरेस्ट बुक कराना है आपने, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट जो है वो आपने कराना है कितने से जी 67.6 इंटू 10%, कितना बना 6.8 कर लूँ, 76 करना है, अच्छा 6.76 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और 6.76 से पेएबल क्रेडिट। अब 67.6, चलो एंट्री जरा सीधी हो जाए। लो जी, अब मुझे बताओ ये इंटरेस्ट हम कहां पर डेबिट करें, पीएनएल तो है नहीं, किसने लेट पेमेंट करनी है, पेरेंट ने, तो ये इंटरेस्ट किसको पड़ा लेट पेमेंट पर, पेरेंट को, तो सीआरई डेबिट, ठीक है जी। यानी ये एंट्री इन्वेस्टमेंट को आप हिट नहीं करेगी, ये एंट्री आपकी जाएगी सीआरई में और उधर से जाकर बैलेंस शीट में आपका पेएबल ग्रो करवाएगी, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता यहां तक के 3 साल के एंड होगा, ये ग्रो करते 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 लायबिलिटी जो है वो 90 पे पहुंच जाएगी, फिर 90 उसको पे करके जान छुड़ा लेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, और अगली एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस सीआरई में डेबिट 6.76 से इंटरेस्ट एक्सपेंस सीआरई में डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। बताओ जरा कितना हो गया, ये रिक्वायर्ड नहीं था 74.36, ये देखो अब ग्रो कर गया, एक साल गुजरा ये 67 ग्रो करके 74 हो गया, अगले साल के एंड पे और ग्रो हो जाएगा, उससे अगले साल के एंड पे पूरा 90 पे हो जाएगा। ये हमने असल में वाइंड कर लिया, डिस्काउंट कर लिया था, तो अब उसकी अनवाइंडिंग कर रहे हैं। और ये इंटरेस्ट है, लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट, ये पड़ रहा है पेरेंट को, तो इसकी एंट्री सीआरई डेबिट यहाँ पे लिखो आप इंटरेस्ट, ठीक है, बस इंटरेस्ट ऑन पेएबल, बल्कि यूं लिख लो पेएबल टू सऊदी किंग, पेएबल, बस पेएबल, इसके ऊपर इंटरेस्ट, डन। कुछ भी लिख ले, अपने समझने के लिए लिखना होता है आपको जी। हाँ हाँ हाँ, आगे बोलो बोलो बोलो, किसके किसके पेएबल है, आपस आपस कौन, आपस सऊदी किंग हमारे को भूपी का बेटा है, सऊदी किंग को पेएबल है ये। फिर वही बात, सब्सिडरी को क्या पता, बकरे को क्या पता, बकरे को पैसे दिए, बकरे के मुंह पैसे डाले, फिर वही बात, नहीं समझ रहे अभी तक आप लोग। सऊदी किंग और है जी, प्री कितना था, 50 था, माजरत जी। अच्छा जी, अब ये तो हो गई नई चीज, ये नई चीज याद रह जाएगी आपको, ये नई चीज जरा मुश्किल थी। आज हम दूसरे स्टेप पे पहुंच गए हैं, यानी हमने पहले तो कैश दिया था, हमने कहा यार ये कैश ले लो, शेयर दे दो सब्सिडरी के, फिर हमसे बात ना बन पाई तो हमने कहा यार ये कैश भी लो और हमारे शेयर्स भी लो, बात नहीं बन पाई तो हमने कहा यार कैश भी लो, शेयर्स भी लो, जुबान भी लो, मतलब 2 साल 3 साल बाद पैसे देंगे। अब कल इंशाल्लाह ये भी बात पूरी नहीं हो पाएगी, और हम अपनी बिल्डिंग भी दो, लैंड दो, फिक्स एसेट दो, लोया दो, लैलन दो, मैंने कहा था सब कुछ दे दो और सब्सिडरी के शेयर्स ले आओ। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम मूव कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करना है। लेकिन आप इसको, इस सवाल को तो पूरा कर ले जी, नहीं वो आज उनसे 10 मिनट मांग लिए जी। अब ये तो अगला काम तो वैसे भी आता है आपको, ये देखो, ऑल्सो गेव पेरेंट, इधर से पढ़ना है, पेरेंट ऑल्सो गेव ओनर्स ऑफ एस 2 शेयर्स ऑफ पी फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ एस। अब ये वर्किंग फटाफट करवाओ, वर्किंग फटाफट करवा दो, यहाँ पर कर लेते हैं जी, वर्किंग नंबर 1.2 कर लो जी। पी एक्वायर्ड, अब शॉर्ट पी एक्वायर्ड, ये जबानी करने लग जाना एक आधे दिन में, ठीक है। पी एक्वायर्ड, तो इधर देखो ₹200 डिवाइडेड बाय, बल्कि ये तो डायरेक्ट कर लिया करो यार, 20 मिलियन इंटू कितने पर, कितने 16 मिलियन शेयर्स, ये पी ने एक्वायर किए, ठीक है। तो पी विल इशू इट्स ओन शेयर्स में आपने क्या करना है जी, 16 को जी। अब देखो इधर पेरेंट ऊपर फॉर कितने गया जी, 2 शेयर्स ऑल्सो गेव ओनर्स ऑफ, सऊदी किंग को क्या दिया जी, 2 शेयर्स ऑफ अपने फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ एस, तो कितने गया 2 और यहां पे 3, ऊपर पेरेंट नीचे सब्सिडी जी, 10.67 मिलियन शेयर्स। लो आप इधर ले आओ एंट्री में,
जी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम। कितने शेयर्स हैं, ये देखो जी 10.67, पहले ये लिख लिया करो और ये लिखने के बाद दीवानावार ढूंढा करो सवाल के अंदर पेरेंट का जो शेयर हमने इश्यू किया उसकी। तो ये बार बार करने से क्या, प्रैक्टिस में कराता रहा हूं, दूसरा दिन है, कल भी लगा रहूंगा, अब क्या हो सकता है, लेकिन ये हर सवाल में ये मसला है। आप आई कैप के सवालों को उठा के देखेंगे, आप जो एसोसिएट वाले चैप्टर में देखोगे ना, लंबे लंबे 18 नंबर के सवाल, हर सवाल में ये आपको लाजमी मिलेगी, ऑलमोस्ट 90% मैं कह रहा हूं सवालों के अंदर है जी। कहाँ गया जी, एट 31 दिसंबर, ये तो हो गया। ये द फेयर वैल्यू ऑफ पीस शेयर्स वर 45 ऑन यकम जनवरी 17, ये यकम जनवरी 17 की चाहिए थी ना हमें, इसी दिन तो इशू किए थे, ठीक है। तो 45, तो यहां पर क्या आ गया 45, फेस वैल्यू 10 और बाकी बोलो जी, ओ सॉरी जी 480.15 7, ये तो जी एंट्री होने लगी है 480 से, ये देखो 480 से इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये एंट्री मैंने यहाँ पे असल में एंट्री का यूं करना चाहिए था, खैर चले। 480 की क्या एंट्री, इन्वेस्टमेंट 480.15 से इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट 106.7, शेयर प्रीमियम क्रेडिट 373.45। पता नहीं क्या था इसलिए ये तो निकल नहीं सके। तैयार हो रहे हैं सर, अब चले गए, चले जी, अब ठीक है, अब इसको आपने पूरा कर लेना है। ये इधर देखें प्लीज 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 प्लीज, ये मैं ये तस्वीर लेके आऊंगा, इसका टोटल करना है, सुन ले नहीं अब बस ये टोटल यहाँ पे लिखना है। एनसीए को किस पे रखते हैं, कहीं लिखा हुआ है, तो फेयर वैल्यू एनसीए के शेयर से निकालनी है आपने। एनसीए की फेयर वैल्यू यहाँ पे आएगी और उसके बाद ये सवाल कंप्लीट कर देना है आपने, फिर रिक्वायरमेंट जाके पढ़नी है कि मांगा क्या हुआ था उसने, ठीक है। ओके, इसकी पिक्चर लें, इसको कंप्लीट करें, होमवर्क मैंने बता दिया। अल्लाह हाफिज।